ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मियोनिक इमिशन, तापायनिक उत्सर्जन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? ओके, डेफिनेशन यहाँ देखिए। इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ से, देखो, इलेक्ट्रॉनों को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने में समर्थ बनाने के लिए बहुत प्रकार से एनर्जी दी जा सकती है। लेकिन अगर यह एनर्जी हीट के फॉर्म में धातु को गर्म करके दी जाती है, मेटल को गर्म करके दी जाती है और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। ये डेफिनेशन मैं इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ आपको। इंग्लिश में ये डेफिनेशन यहाँ पे है, देखो ये लिखा हुआ यहाँ से। Different types of energy can be provided for the emission of electron from the metal surface. If this energy is given to the metal in the form of heat, then the process of emission of electron from the metal surface is called thermionic emission. मतलब कि अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे होते हैं पर वो बाहर नहीं निकलते हैं, तो बाहर निकालने के लिए एनर्जी अगर हीट के फॉर्म में दी जाती है और हीट के फॉर्म में देने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, तो उससे प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। अब वापस आ जाते हैं अपने इस डायग्राम में। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये सॉलिड का डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम ऐसा क्यों बना हुआ है? इसके लिए आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट होगी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसका आप लेक्चर नंबर 16 देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड में ये डायग्राम जो होता है सॉलिड का कैसे बनता है, शुरू से जीरो से कैसे बनता है, ये आपको बताया हुआ है। तो लेक्चर नंबर 16 आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं अभी इस लेक्चर में नहीं समझाऊंगी कि डायग्राम कैसा बन रहा है, क्योंकि ये मैंने उस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के पास में होते हैं, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं न्यूक्लियस से उनकी दूरी बढ़ती जाती है, और ये जो डॉटेड वाला लेवल है ये फर्मी लेवल है। फर्मी लेवल हम जानते हैं, फर्मी लेवल वो लेवल होता है जिसके ऊपर के एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और जिसके नीचे के लेवल सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है मेटल के सरफेस से, तो हम कौन से इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट करेंगे? जो सबसे ऊपर हो, यानी कि जो फर्मी लेवल में हो। अब फर्मी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी बाहर नहीं निकलते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यहाँ पर तो बैरियर कम होता है, लेकिन ये जो सबसे लास्ट में बाउंड्री होती है, सबसे लास्ट में जो बाउंड्री होती है, ये देखो कितनी ऊपर तक है, ये यहाँ तक है। तो ये जो बाउंड्री होती है, यहाँ तक की एनर्जी हमें देनी होती है। इसे कहते हैं पोटेंशियल का बैरियर, विभव रोधिका, और इसकी एनर्जी है एप्सिलॉन बी। तो जो फर्मी लेवल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको यहाँ से यहाँ तक की ये एनर्जी अगर हम दे देंगे, तो वो मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी? एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन एफ। अब ये एनर्जी जो है, मान लीजिए इस एनर्जी को हम बोलते हैं ई, और इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए पोटेंशियल हमें देना पड़ता है फाई। तो पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई करें कि एनर्जी आ जाए? पोटेंशियल को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये फाई कहलाता है वर्क फंक्शन, कार्यफलन। क्योंकि वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आप देते हैं कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को दी गई वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाता है, उसे उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर मिलती है, ई फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन एफ। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। देखो, फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार एकांक आयतन में उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनके संवेग p से p प्लस dp में होते हैं, उनकी संख्या होती है ये। अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया? मैं ये वाला फॉर्मूला आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। हम चलते हैं फर्मी एनर्जी पे। तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये वाला फॉर्मूला मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉन गैस, इलेक्ट्रॉन गैस में मिल जाएगा। यस, इलेक्ट्रॉन गैस में मिल जाएगा। ये देखो इक्वेशन नंबर 1, देखो इक्वेशन नंबर 1 आपने देख लिया। और जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? ये वाली वैल्यू है। तो ये वाली वैल्यू एक बार अगर यहाँ पर पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी? हमें मिल जाएगा फॉर्मूला, v को तो 1 मान लो, क्योंकि हमने अभी अभी क्या बोला, एकांक आयतन लेना है, तो v तो 1 हो जाएगा। तो 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, और इधर क्या है? ये 2 अपॉन एच क्यूब है, तो यहाँ पर 2 बाय एच क्यूब आ जाएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा, और नीचे ये वाला टर्म आ जाएगा 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एफ अपॉन के टी प्लस 1। और यही वाला फॉर्मूला जो है वो हमें अभी अभी मिला है, वीडियो बैक करके देखना। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली हमने यही से लिया है। तो इलेक्ट्रॉन गैस वाला जो टॉपिक था उसमें हमने वो वाला फॉर्मूला डिराइव किया था जो हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर रहे हैं, विच इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हमारे पास पी स्क्वायर कितना होता है? पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ये हमारे पास होता ही है, करेक्ट, हमें पता ही है। इसके अलावा मोमेंटम स्पेस में जैसे dx
डी वाई और डी जेड। अगर मैं एक्स वाई जेड का एक वॉल्यूम बनाऊं और उसमें से छोटा सा वॉल्यूम लूं और यहाँ पे ये वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो स्फेयर के शेप में लूं, स्फेयर के शेप में लूं, और अगर ये पी एक्स है मान लीजिए और ये पी वाई है यहाँ पे और ये पी जेड है यहाँ पे, तो ये रेडियस पी है मान लीजिए और मोटाई जो है इस शेल की वो कितनी है, डीपी। तो स्फेरिकल शेल का आयतन कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होता है। यहाँ पर हम मोमेंटम स्पेस में बात कर रहे हैं तो 4 पाई पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, डीपी, और वही वॉल्यूम एलिमेंट कितना होगा, डीपीएक्स डीपीवाई और डीपीजेड। तो यहाँ पर देखो डीपीएक्स डीपीवाई डीपीजेड जो है वो 4 पाई पी स्क्वायर डीपी के इक्वल हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। आई होप यहाँ तक अपन को क्लियर हो चुका है। तो ये वाली वैल्यू हम कहाँ पर रखेंगे, 4 पाई पी स्क्वायर डीपी की जगह रखेंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, ये देखिए 4 पाई पी स्क्वायर डीपी, इसकी जगह अपन रखेंगे यहाँ पे डीपीएक्स डीपीवाई और डीपीजेड, बस इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे, बाकी टर्म एज इट इज रहने देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीएक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, एम वी एक्स, पी वाई को अपन क्या लिखेंगे, एम वी वाई, और pz को क्या लिखेंगे, mvz। तो तीनों से m की पावर क्यूब बाहर आ जाएगा, तो ये रहा m की पावर क्यूब बाहर आ गया, 2 बाय एच क्यूब एज इट इज है। यहाँ पर dpx dpy dpz की जगह क्या आ जाएगा, dvx dvy dpz, और इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल चुका है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब थर्मियोनिक इमिशन में कौन से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, देखो थर्मियोनिक इमिशन में वो ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे जिनकी एनर्जी जो है फर्मी एनर्जी के आसपास या उससे ज्यादा होगी, यानी कि फर्मी एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। तो सपोज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है, उसमें से फर्मी एनर्जी को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या रेशो लिया हुआ है, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एफ अपॉन केटी दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए केटी के कंपैरिजन में। ये बड़ी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा होना इस बात का सबूत है कि एनर्जी जो है एप्सिलॉन एफ से ज्यादा है। एप्सिलॉन एफ से, एप्सिलॉन एफ फर्मी एनर्जी है, फर्मी एनर्जी से ज्यादा जिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होगी वो ही बाहर निकलने में योगदान देंगे। तो हम यहाँ पर ये कंडीशन लगाएंगे, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन केटी। ठीक है, अपन ये लगाएंगे। अगर ये चीज ट्रू हुई तो फिर इस जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है इसका मान 1 की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो +1 है उसको क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, 0 कर देंगे, और इस एक्सप्रेशन को वापस लिखेंगे यहाँ पे। तो dn है लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर 2m अपॉन एच क्यूब एज इट इज है, और यहाँ पर अपना dvx dvy dvz एज इट इज है, और यहाँ पर देखो केवल एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट वैलिड रहेगा, लेकिन ये नीचे है एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एफ है, तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी, और प्लस में जो 1 था उसको हमने अवॉइड कर दिया, वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास केवल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। फ्री इलेक्ट्रॉनों के पास केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो डीएम की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी बन जाएगी, डीएन की वैल्यू जो है, ये टर्म देखो हमने एज इट इज यहाँ पर लिखा है, करेक्ट, और ये जो वैल्यू है इसमें ये माइनस और ये माइनस मिलके एप्सिलॉन एफ अपॉन के टी पॉजिटिव आ जाएगा, और e की पावर माइनस एप्सिलॉन एफ अपॉन जो के टी है उस एप्सिलॉन को अपन हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर रखेंगे। तो आपके पास माइनस का एम वी एक्स स्क्वायर बाय 2 के टी, माइनस का एम वी वाई स्क्वायर अपॉन 2 के टी, और माइनस का एम वी जेड स्क्वायर अपॉन 2 के टी हो जाएगा, और डीवी एक्स डीवी वाई डीवी जेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, मान लीजिए जो मेटल का सरफेस है, सरफेस हमेशा 2 डायमेंशन में ही होता है, तो मान लीजिए वो वाईजेड प्लेन है, तो मेटल का सरफेस मान लीजिए वाईजेड प्लेन में है, ये मान लीजिए वाई डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वाई है, और इस डायरेक्शन में आपके पास जेड है, तो और ऊपर की डायरेक्शन में ये जो है इसके परपेंडिकुलर वो एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहीं पर घूमता रहा, यानी कोई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी भी हो वो मेटल के सरफेस पे ही रहेगा। अगर उसकी वेलोसिटी z डायरेक्शन में कितनी भी बढ़ा दो तो भी वो सरफेस पे ही रहेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी अगर x डायरेक्शन में कर दी तो वो मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि y और z घटकों के मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन x के अंदर हमारे पास अभी लिमिट तय नहीं है कि कितना होना चाहिए। तो हम ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो वी वाई वाला टर्म है और जो वी जेड वाला टर्म है उस पर लिमिट लगा देंगे, x पे अभी अपन लिमिट नहीं लगाएंगे। तो देखो x वाले टर्म को हमने छोड़ दिया, y वाले टर्म पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, z वाले टर्म पे प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जो सॉल्व करना है यहाँ पे वैल्यू अपन पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है,
ये वाला सॉल्व है हमारे पास, ये सॉल्व कर दिया, ये वैल्यू रख देंगे सॉल्यूशन की, और वीएक्स स्क्वायर को टच नहीं किया है तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें एक्स पे लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो कि धातु के पृष्ठ के पास में, मतलब जो मेटल का सरफेस है उसके पास में मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वीएक्स, ठीक है। वीएक्स से गतिशील इलेक्ट्रॉनों को पृष्ठ पर, यानी कि सरफेस मान लीजिए यहाँ पे है, सरफेस यहाँ पे है और नीचे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊपर की दिशा में, ठीक है। और मान लीजिए सरफेस तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, dt लगा, और कितनी स्पीड से आया, vx। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो दूरी इसने कितनी तय करी, vx dt दूरी तय करी, करेक्ट, vx dt दूरी तय करी। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल a, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए a है, dt समय में vx के वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आए और हमें या फिर डायरेक्टली ये भी मत निकालो, मैं डायरेक्टली आपको यही समझा देती हूँ कि एकांक आयतन में, सॉरी, प्रति एकांक समय प्रति एकांक क्षेत्रफल पर vx वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखो एकांक वो डायरेक्टली मैं वही समझा देती हूँ आपको ताकि आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर, तो आप क्या करेंगे, ये मेटल का सरफेस है, करेक्ट, और आप यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप इमेजिन करो, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल, और ये जो एरिया बनाया मैंने सर्कुलर एरिया, ये a इज इक्वल टू 1 दे लो, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मान लो उसको t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लगा, ठीक है। और कितनी वेलोसिटी से पहुंचा वो, vx वेलोसिटी से। तो इस सिलेंडर की लंबाई कितनी होगी, इस सिलेंडर की लंबाई होगी दूरी का मान कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है vx, टाइम कितना है 1, तो दूरी कितनी हो जाएगी vx। इस सिलेंडर का आयतन कितना होगा, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपने ले ली है 1 और हाइट की वैल्यू आपको मिली है vx। इसका मतलब इस सिलेंडर का आयतन कितना होगा, vx। अब इस आयतन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे सरफेस पर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे और सारे के सारे एकांक एरिया में पहुंचेंगे, यूनिट एरिया में पहुंचेंगे। तो यूनिट एरिया में, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर dnx है तो vx आयतन में, आयतन कितना आएगा आपके पास, vx आयतन आएगा, तो vx आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, dnx इंटू vx, जो कि ये रहा, ठीक है। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो एकांक समय में पहुंचेंगे क्योंकि सिलेंडर में हमने t इक्वल टू 1 टाइम रखा था, और एकांक क्षेत्रफल भी पहुंचेंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया अपन ने a इक्वल टू 1 रखा है, तो vx इंटू dx आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी एप्सिलॉन b से बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और एप्सिलॉन की जो एनर्जी है वो हमारे पास x डायरेक्शन में होनी चाहिए, जो कि कितनी है 1/2m vx स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हमारे पास किससे ज्यादा होनी चाहिए, एप्सिलॉन b की वैल्यू रखेंगे 5 प्लस एप्सिलॉन एफ। ये कहाँ से आई, क्योंकि एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन एफ जो था वो कार्यफलन 5 के बराबर था। वैसे यहाँ पे ई भी आना चाहिए बट इन्होंने ई स्किप कर दिया है, तो एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एफ को 5 लिखा अगर अपन ने तो ये वोल्ट में लिया है इसका मतलब, तो एप्सिलॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 प्लस एप्सिलॉन एफ आ जाएगी। तो यहाँ से हमें मिला है 1/2 m vx स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस एप्सिलॉन एफ मिला। यहाँ से vx की वैल्यू निकालो, तो m को इधर भेज दो, 2 को भी इधर भेज दो और फिर सबका अंडर रूट ले लो, तो vx की वैल्यू इतनी मिली है, यानी कि x डायरेक्शन में, और इस पूरे टर्म को अगर v नोट रख देते हैं तो v नोट ये हो जाएगा। इसका ये मतलब है x डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो v नोट से या तो बराबर होनी चाहिए या v नोट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इसलिए x डायरेक्शन में जो लिमिट है वो v नोट से लेके इन्फिनिटी तक होनी चाहिए। तो अब x डायरेक्शन में अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब सोल्व करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो vx dnx का इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये देखिए v नोट से इन्फिनिटी तक आ जाएगा, और यहाँ पर हमने वैल्यू रखी है जो ऊपर हमें मिला हुआ था। अब आपको ये वाला जो पार्ट है मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये वाला पूरा पार्ट मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप डायरेक्टली इसको यहाँ से लिख के इसका पूरा सोल्यूशन लिख देना कि इसको सॉल्व करने से हमें ये मिलता है, इसको सॉल्व करने से हमें ये मिलता है, और ये हमें मिला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें मिला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एकांक क्षेत्रफल से इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एकांक क्षेत्रफल से इलेक्ट्रॉन है तो मुझे चार्ज निकालना है, चार्ज निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको ई से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ से ई एन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इतना चार्ज, यानी कि इतना चार्ज प्रवाहित हो रहा है यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, तो चार्ज अपॉन एरिया जो है, तो क्यू बाई टी क्या होता है, क्यू बाई टी होता है करंट,
और एरिया कितना होता है, एरिया, तो करंट अपॉन एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी, इसलिए यहाँ पर जे आया है, क्योंकि ये जो चार्ज आपने निकाला है ये यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जा रहा है, तो ये हमारे पास करंट डेंसिटी हो गया। जितना भी कांस्टेंट था उस कांस्टेंट को हमने ए लिख लिया है, और हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है इसको बोलते हैं रिचर्डसन डशमान इक्वेशन। तो ये हमारे पास था थर्मियोनिक इमिशन का एक्सप्लेनेशन। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिखा देती हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये थ्योरी है, थर्मियोनिक इमिशन की थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, केवल आपको डायग्राम से स्टार्ट करना है। और जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो आप कोशिश करिएगा जो हिंदी में मैंने बताया, देखो यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, ये अलग है, बिल्कुल अलग दिया हुआ है, तो डेरिवेशन जो है वो आप याद कीजिए हिंदी मीडियम वाला जो मैंने अभी पढ़ाया है। एक टाइम के बाद जाके सेम हो जाता है, बट स्टार्टिंग अलग की हुई है। ये वाला तो पार्ट सेम था, ये वाला पार्ट भी सेम था। शुरू की जो दो लाइनें हैं वो अलग हो सकती है आपकी, हो सकती है क्या है वो अलग आपकी, है ना। तो वी नॉट लिमिट है हमारे पास, ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है पूरा, जो मैंने कहा था कि सॉल्व में सॉल्यूशन में मत जाओ, डायरेक्टली ये याद रखो बस। ठीक है, तो ये था थर्मियोनिक इमिशन।